इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ये जो टॉपिक है वो अपन का क्लास 12th का सेकंड चैप्टर से, यानी क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका देखो मेरे भाई चैप्टर 1 पूरा मेरे चैनल पे आ चुका है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। चैप्टर 2 पे भी ऑलरेडी काफी सारी वीडियो आ चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट में जाके देखो। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, कि किसी भी कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है उसका क्या मीनिंग होता है, या इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस अब किसे कहते हैं। तो पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस होता है वो किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी होती है। क्या होती है मेरे भाई? एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी जितना समझ आ रहा है उससे इतना समझ आ रहा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वो चार्ज को होल्ड करेगा। भाई कंडक्टर तो चार्ज तो होगा ही, तो जब वो चार्ज को होल्ड करेगा तो कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज होल्ड करेगा। हो सकता है कम चार्ज हो उसमें, हो सकता है ज्यादा चार्ज हो। तो जितना ज्यादा उसमें एबिलिटी होगी चार्ज को होल्ड करने की, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। यानी जो वो होल्ड कर रहा है चार्ज को, ज्यादा चार्ज होल्ड कर रहा है ज्यादा कैपेसिटेंस, कम चार्ज होल्ड कर रहा है कम कैपेसिटेंस। तो वही डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। अब कंडक्टर की जगह कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, आपको बता दो कैपेसिटर भी बोलते हैं, कैपेसिटर। अब आप लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा होगा, अगर मैं आपको याद दिलाऊं 10th क्लास के बारे में, तो वहां दो चीजें थी, रजिस्टर, याद आया? रजिस्टर था, एक रजिस्टेंस था। रजिस्टर और रेजिस्टेंस था। यानी इसका मीनिंग क्या था कि रजिस्टर हमने कंडक्टर को बोला था, उसकी प्रॉपर्टी का नाम रेजिस्टेंस था। तो सेम यहां लागू होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो बोल सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, या बोल सकते हो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है। तो जो कैपेसिटर या कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने पास कितनी एबिलिटी रखता है चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को पकड़ कर रखने की, चार्ज को स्टोर करके रखने की, उसी एबिलिटी और उसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटेंस क्लियर हो गया? कैपेसिटेंस के आगे बढ़ते हैं। व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज, जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, इट एक्वायर अ सर्टेन पोटेंशियल। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी कहीं चार्ज दिया जाता है तो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, और जो भी अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है उस चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में वो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता था। तो वही बात बोली है कि जब भी चार्ज दिया जाएगा तो वर्क होगा, और वर्क होगा तो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल, वहां पर वो एज अ पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज इट एक्वायर सर्टेन पोटेंशियल। तो जब भी कंडक्टर को चार्ज दिया जाएगा तो उस पर पोटेंशियल स्टोर होगा, सर्टेन पोटेंशियल एक्वायर हो जाएगा। तो क्लियर है ना कि कंडक्टर के पास एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, उसे हम कैपेसिटेंस कह रहे हैं। अब जब चार्ज आ रहा है तो क्या एक्वायर हो रहा है? आपको पोटेंशियल एक्वायर हो रहा है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन अ कंडक्टर, अब मान लो थोड़ा चार्ज आया, लेकिन कंडक्टर की तो एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की, तो और ज्यादा चार्ज को होल्ड करने की कोशिश करेगा। और ज्यादा चार्ज आया, भैया चार्ज होल्ड करने की एबिलिटी है कैपेसिटर की, और ज्यादा चार्ज आया, तो कह रहे हैं जितना ज्यादा चार्ज आता जाएगा उतना ही पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उस कंडक्टर का या उस कैपेसिटर का। यानी जितनी ज्यादा एबिलिटी उतना ज्यादा पोटेंशियल। तो वही बोला है, इफ वी इंक्रीज द चार्ज ऑन अ कंडक्टर इट्स पोटेंशियल ऑल्सो इंक्रीजेस, उसका पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। तो क्या यहां से हम कह सकते हैं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी जितना आपका पोटेंशियल बढ़ेगा उतना चार्ज ज्यादा होगा, या ऐसे कह सकते हो जितना चार्ज ज्यादा स्टोर होगा उतना ही उसमें पोटेंशियल बढ़ेगा। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये कुछ कुछ उसी की तरह जो रेजिस्टेंस बढ़ाता हुआ याद आ रहा है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, कंपेयर करके रजिस्टर की प्रॉपर्टी थी रेजिस्टेंस, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। क्लियर है? तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपको पता है मेरे भाई, जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है, तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आता है, और उसे हम क्या बोलते थे? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो यहां पर भी आएगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो यहां आ गया C। तो C क्या है? C है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्या है C? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यानी Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जितना ज्यादा चार्ज बढ़ता जा रहा है उतना पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो Q इक्वल्स टू आया CV। तो हम यहां से कहते हैं कि जो C होता है इसी का नाम है कैपेसिटेंस, जो प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर या कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
देखो मैं क्या कह रहा हूं कि आप ना साथ के साथ नोट करते हुए चला करो। जैसे अभी मैंने पढ़ाया कि भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भैया नोटबुक लेके बैठ जाओ, पेन लेके बैठ जाओ, साथ के साथ समझ लो, वीडियो को पॉज मारो, लिख लो कि भाई इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की प्रॉपर्टी हो, यही नोट्स हो जाएंगे। तो अलग से बनाने की क्या जरूरत है? फिर वीडियो को शुरू करो, फिर पढ़ लो कि व्हेन एन इंसुलेटेड कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज इट एक्वायर अ सर्टेन पोटेंशियल। वीडियो को रोको, पॉज करो, फिर लिख लो। तो ऐसे करके नोट्स बना लो, समझ रहे हो ना? एक मोबाइल को सामने रख लो भैया अपने, और नोटबुक लेके ना साथ के साथ नोट्स बनाओ, वीडियो पॉज कर करके, तो बढ़िया रहेगा, समझ में भी आएगा, नोट्स भी बन जाएंगे, बाद में सीधा नोट्स पढ़ लो जल्दी जल्दी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि क्यू इक्वल टू होता है सीवी, और यहाँ पर सी क्या होता है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का ही नाम है कैपेसिटेंस। ठीक है, द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट सी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर और कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो अभी वो तो मैंने बता ही दिया कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया है यानी कि सी, वो हमारा कौन है? कैपेसिटेंस है। तो यहां से कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई। कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल। क्योंकि अभी देखा था ना सी इक्वल टू क्या था तुम्हारा? वो क्यू वो वी इक्वल टू कितना था? क्यू सी। तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी वी इक्वल वो था क्यू इक्वल टू अपन का वी सी था, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन वी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस आ गया, क्या आ गया? रेशियो ऑफ द चार्ज अपॉन पोटेंशियल। यानी कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस रेशियो होता है चार्ज अपॉन पोटेंशियल का, यानी कि ये कांस्टेंट होगा। तो कैपेसिटेंस हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट होता है किसी भी कैपेसिटर के लिए। लेकिन कैपेसिटेंस हमारा कांस्टेंट होता है कि कैपेसिटर के लिए, यानी कितने अंदर कितनी एबिलिटी है। अब आपको थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं, ये कैपेसिटर बार बार बोल रहा हूं, ये आप लोगों ने भी डे टू डे लाइफ में देखा है। आपने देखा होगा जब भी आपका पंखा कम घूमना शुरू कर देता है या खराब हो जाता है, तो जब आप इलेक्ट्रिशियन को लेकर आते हो तो बोलता है कि सर इसका कंडेंसर काम नहीं कर रहा, या कूलर में ऐसा हुआ होगा, हुआ कि नहीं? वो नाम सुना है ना, कंडेंसर काम नहीं कर रहा, वो ऐसा बोलता है इलेक्ट्रिशियन। तो वो कंडेंसर ही कैपेसिटर होता है। ठीक है, कंडेंसर भी बोलते हैं, वो अपनी लैंग्वेज में कंडेंसर बोलते हैं, फिजिक्स में वो कैपेसिटर ही होता है। क्या होता है? कैपेसिटर। यानी उसकी प्रॉपर्टी जो कैपेसिटेंस है वो अच्छे से काम नहीं कर रही। तो जो कंडेंसर वर्ड यूज होता है ना कि पंखा नहीं चल रहा, यार हो सकता है इसका कंडेंसर खराब तो नहीं हो गया, या कूलर नहीं चल रहा तो हो सकता है इसका कंडेंसर तो नहीं खराब हो गया, कंडेंसर एक बार चेक कर लो, या कंडेंसर इसका बदलवा दो, ये आपने सुना होगा अक्सर। तो कंडेंसर ही आपका क्या होता है? कैपेसिटर होता है। तो क्लियर है? कैपेसिटर की प्रॉपर्टी होती है कैपेसिटेंस। तो यहां तक क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज बाई पोटेंशियल, यानी ये कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है? आप पर्टिकुलर कोई कैपेसिटर लेकर आए, आपने पंखे में लगा दिया, तो भाई उस कैपेसिटर के अंदर जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, नहीं रहेगी? बदल तो नहीं जाएगी। हाँ, उससे ज्यादा कैपेसिटेंस का अगर आप कंडेंसर लेकर आते हो या कैपेसिटर लेकर आते हो तो ऑब्वियसली वो वैल्यू में बड़ा आएगा। लेकिन एक फिक्स्ड कैपेसिटर की फिक्स्ड कैपेसिटेंस होगी, एक बार कूलर में लग गया तो अब वो थोड़ी ना कम ज्यादा हो सकता है कैपेसिटेंस उसका। उसकी तो भाई एबिलिटी जितनी है चार्ज को होल्ड करने की वो तो उतना ही करेगा। तो इसीलिए देखो कैपेसिटेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा, चार्ज बाई पोटेंशियल का रेशियो। हाँ, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर या कंडेंसर को बदल सकते हो अगर ज्यादा वैल्यू चाहिए, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडेंसर या पर्टिकुलर कैपेसिटर की कांस्टेंट वैल्यू ही होगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ते हैं। The capacitance of a conductor may be defined as the, अब बात आती है कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करोगे? तो पहला तो पॉइंट दिमाग में यही आता है कि कैपेसिटेंस क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्योंकि Q और V के बीच में एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल लगाया, तो उस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने की वजह से एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आया, और उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम कैपेसिटेंस था। एक तो डेफिनेशन ये हो गई। दूसरी बात कैसे डिफाइन करेंगे? द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। यानी कैपेसिटेंस क्या होता है किसी भी कंडक्टर का? वो डिफाइन किया जाता है कि कितना चार्ज रिक्वायर होगा, चार्ज रिक्वायर टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। यानी कि जितना ज्यादा चार्ज रिक्वायर होगा यूनिट पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, उतना ही ज्यादा कैपेसिटेंस होगा या उसकी वैल्यू होगी। तो याद रखना, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर मे बी डिफाइंड एज द चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर बाय यूनिट अमाउंट। ये कैपेसिटेंस की डेफिनेशन हो गई। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बात हो रही है कि द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर ऑफ इट्स कैपेसिटी टू होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज विदाउट रनिंग अ हाई पोटेंशियल। इट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। यानी अब जो बात हो रही है वो बात ये हो रही है कि जो आपका कैपेसिटेंस है, ठीक है भाई, कैपेसिटेंस एबिलिटी है चार्ज को होल्ड करने की। अब चार्ज को होल्ड करेगा तो पोटेंशियल को बढ़ाएगा, ठीक है भाई। अब ये कह रहा है किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी कैपेसिटेंस की जो वैल्यू होगी, चार्ज को होल्ड करने की जो एबिलिटी होगी, वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगी। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। यानी इस बात का फर्क पड़ेगा कि उस कंडक्टर जिसके कि आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो, या जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस की जो बात कर रहे हो, उसकी शेप क्या है और उसका साइज क्या है। दोनों बातों से शेप भी देखी जाएगी, सिलेंड्रिकल शेप है, स्फेरिकल शेप है, या फिर साइज क्या है। तो पहला फैक्टर हो गया जिस पर कि कैपेसिटेंस डिपेंड करता है, साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। सेकंड थिंग, नेचर परमिटिविटी ऑफ द सराउंडिंग मीडियम।
यानी उसके अंदर मीडियम क्या है, एयर है, वैक्यूम है, कोई और मीडियम है। अभी हम पढ़ेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आगे चल के, ठीक है। तो मीडियम का भी फर्क पड़ता है कि जो आप कैपेसिटेंस की बात कर रहे हो उस कैपेसिटर में या उस कंडक्टर के आसपास का मीडियम क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कौन, कैपेसिटेंस। तो दो बात क्लियर हो गई, एक साइज और शेप पे डिपेंड करेगा, दूसरा मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थर्ड डिपेंड करेगा प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड, यानी उसके आसपास के जो कंडक्टर के आसपास के जो वो है प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स, उस कंडक्टर के आसपास जो प्रेजेंस होगी किसी दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की या कंडक्टर की, उससे भी कैपेसिटेंस में फर्क पड़ेगा, प्रेजेंस ऑफ द अदर कंडक्टर्स इन इट्स नेबरहुड। यानी कि ये तीन फैक्टर्स हैं जिनसे कैपेसिटेंस में फर्क पड़ सकता है, यानी साइज, शेप और क्या था, मीडियम, और एक प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स इन नेबरहुड। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये था फैक्टर्स ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग, किसका, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि इन्होंने क्या बोला कि जो कैपेसिटेंस होता है कंडक्टर का वो डिपेंड नहीं करता नेचर ऑफ द मटेरियल पे, कंफ्यूज मत होना, डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे, नेचर ऑफ द मीडियम ध्यान रखना। लेकिन मीडियम पर तो डिपेंड करता है किस मीडियम में रखा है, एयर में रखा है, वैक्यूम में रखा है, किसी और मीडियम में रखा है, वाटर में रखा है, लेकिन जो कंडक्टर का मटेरियल है उस पर डिपेंड नहीं करता जिससे वो कंडक्टर बना हुआ है। दोनों बातों में फर्क है। आपका कंडक्टर किसी चीज से बना है लेकिन रखा तो किसी मीडियम में ही जाएगा ना, तो वो मीडियम चेक करना है, तो उस मीडियम पर तो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है, बट जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। बिल्कुल क्लियर है, कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यानी कंडक्टर जिससे बना वो हो गया कंडक्टर का मटेरियल, और जो कंडक्टर है उसको उठा के रखा किसी मीडियम में, वो हो गया मीडियम। तो मीडियम पर तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन जो कंडक्टर जिस मटेरियल का बना है उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता। यानी द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, यानी नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर, और जो कंडक्टर पे ऑलरेडी अमाउंट ऑफ चार्ज है। यानी एक तो तरीका हो गया, चार्ज आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, चार्ज आएगा पोटेंशियल बढ़ेगा, लेकिन पहले से भी तो कुछ चार्ज होगा, एग्जिस्टिंग चार्ज होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता कितना एग्जिस्टिंग चार्ज है। यानी जो चार्ज आएगा उसके अकॉर्डिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, पर जो एग्जिस्टिंग चार्ज है पहले से उस पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रखना, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल एंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एग्जिस्टिंग ऑन द कंडक्टर। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अब बात आती है कि भाई जो कैपेसिटेंस होता है उसकी कुछ यूनिट होती होगी, डायमेंशन फॉर्मूला होगा, यानी जैसे मास की यूनिट होती है केजी, हाइट की यूनिट होती है मीटर सेंटीमीटर, वॉल्यूम की यूनिट होती है लीटर क्यूबिक मीटर, टाइम की यूनिट होती है आवर्स मिनट सेकंड। तो भैया कैपेसिटेंस को मेजर करोगे, कैपेसिटेंस कम कि कैपेसिटेंस ज्यादा, तो पीछे क्या लगाओगे, पीछे क्या लगाओगे, इसका मतलब है 10 लेते हो तो 10 के पीछे कुछ लगाते हो ना, 10 केजी मास की बात हो रही है, 10 मिनट टाइम की बात हो रही है, 10 एम्पियर करंट की बात हो रही है, 10 कूलम चार्ज की बात हो रही है। तो भैया जब कैपेसिटेंस की बात करोगे तो कुछ तो पीछे लगाओगे मैग्नीट्यूड में, न्यूमेरिकल नंबर के पीछे, तो बिल्कुल लगाएंगे। तो देखते हैं क्या यूनिट है। The SI unit of capacitance is farad, named in the honor of the Michael Faraday। यानी कि जब भी कोई बोले ना 10 फैराड, 10F, समझ जाओ किसकी बात हो रही है, कैपेसिटेंस की। किसकी बात हो रही है, कैपेसिटेंस। तो 10 फैराड मतलब क्या, कैपेसिटेंस की बात हो रही है। जैसे 10 मिनट कोई बोलता है तुम कहते हो यार टाइम की बात हो रही है, कोई बोलता है 10 केजी तुम कहते हो मास की बात हो रही है, कोई कहता है 10 एम्पियर तुम समझ जाते हो यार इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है। तो जैसे 10 फैराड बोले समझ जाओ कैपेसिटेंस की बात हो रही है। यानी कि जो कैपेसिटेंस को हम मेजर करेंगे उसकी जो यूनिट होगी या कह सकते हो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, फैराड होगी, ठीक है। और किसके नेम पे रखी है, माइकल फैराडे, एक साइंटिस्ट के नेम पे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैराड। अब बात आती है 1 फैराड से आप क्या समझते हो, 1 फैराड से आप क्या समझते हो। तो द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज 1 फैराड इफ द एडिशन ऑफ चार्ज ऑफ 1 कूलम, अगर किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज ऐड करने पर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ जाए। 1 कूलम का चार्ज दिया, चार्ज दोगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा, तो 1 कूलम का चार्ज देने पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ जाए तो कह देना उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस 1 फैराड है। क्लियर है। ये तो फिजिक्स में हमने देखा हुआ ना, फॉर्मूला किससे निकाल देते हैं हम लोग, हम फॉर्मूले से बता देते हैं कैलकुलेशन। जैसे कि हमारा C इक्वल टू क्या था, हमारा Q/V था। अब पूछा है कि कैपेसिटेंस 1 फैराड है, इससे क्या समझते हो। तो कैपेसिटेंस 1 फैराड से क्या समझते हैं, तो भैया C1 कब आएगा, जब Q को 1 रख दो और V को 1 रख दो। V को क्या रख दो मेरे भाई, 1 रख दो। तो Q को 1 रख दो और V को 1 रख दो। तो जैसे आप Q को 1 रखोगे, V को 1 रखोगे, तो 1/1 यानी C इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब अपनी कहानी बना दो, समझ रहे हो ना। अब अपनी कहानी बना दो। कहानी कैसे बनाओगे कि भैया अगर आपने 1 कूलम का चार्ज ऐड किया
और 1 कूलम का चार्ज ऐड करने की वजह से 1 वोल्ट का पोटेंशियल बढ़ गया, तो हम उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस कहेंगे 1 फैराड है। तो कहानी बन गई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 1 फैराड कब आया? जब 1 कूलम का चार्ज रखा, 1 वोल्ट का पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, ठीक है। आगे 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यानी ये थोड़ा सा आइडिया दे रहे हैं कि 1 फैराड, जैसे कि हमने देखा था ना 1 कूलम भी बहुत बड़ी वैल्यू थी। 1 कूलम जो चार्ज का अमाउंट था, अगर आपको याद हो, आप लोगों ने पढ़ा था, तो वो लगभग 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का था। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठे होंगे तब 1 कूलम चार्ज था, समझ रहे हो। तो सेम यहां पर बात कर रहा है कि 1 फैराड इज अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस वी यूज इट्स द फॉलोइंग मल्टीपल्स, यानी कि प्रैक्टिकल यूज में 1 फैराड, 2 फैराड, 10 फैराड, 50 फैराड, 100 फैराड ये यूज नहीं होता, क्योंकि 1 फैराड ही ऑलरेडी बहुत बड़ी यूनिट है। तो इसका मतलब छोटी छोटी यूनिट्स यूज होंगी। तो देखते हो कौन कौन सी छोटी छोटी यूनिट्स हैं। जैसे नंबर 1 मिली फैराड, जैसे मिली किलोग्राम बोल देते हैं, ठीक है, मिली मीटर बोल देते हैं, आपको पता होगा। तो मिलीमीटर 10⁻³ तो 1 मिली फैराड यानी 10⁻³ फैराड। मेरा भाई से नोट कर लेना, याद रखना बिल्कुल अच्छे से, न्यूमेरिकल्स में बहुत कम आएगा अपन कीजिए। तो 1 मिली फैराड में 10⁻³ फैराड होते हैं। आगे 1 माइक्रो फैराड, याद है ना 1 माइक्रो एम्पियर। भाई माइक्रो मिली ये तो नॉर्मल सब मल्टीपल्स हैं, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। जो भी पीछे लगा होता है माइक्रो एम्पियर तो ये हो जाता है 10⁻6 एम्पियर। माइक्रो फैराड है तो 10⁻6 फैराड, यानी 1 माइक्रो फैराड में 10⁻6 फैराड। याद रखना 1 मिली फैराड 10⁻³ फैराड, 1 माइक्रो फैराड 10⁻6 फैराड, 1 पिको फैराड 10⁻12 फैराड। बिल्कुल क्लियर है। तो जब भी 1 पिको फैराड की बात आएगी तो उसमें 10⁻12 फैराड होंगे। ओके, डायमेंशंस की बात कर लेते हैं कैपेसिटेंस की, कि जो कैपेसिटेंस होता है उसकी डायमेंशन क्या होती है, या ऐसे बोल सकते हो कि उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो देखते हैं 1 फैराड क्या था, 1 फैराड इक्वल्स टू था 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। अब आप लोगों को याद होगा, देखो ध्यान से समझते हैं ना जो बोलते जा रहा हूं। तुमने पढ़ा था Q इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, Q इक्वल्स टू पढ़ा था तुमने मेरे भाई W अपॉन V इक्वल्स टू Q अपॉन W पढ़ा था, सॉरी V इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, Q अपॉन W पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, V इक्वल्स टू Q अपॉन W। तो मैं V को क्या लिख सकता हूं, Q अपॉन W बोल सकता हूं। V इक्वल्स टू Q अपॉन W एक फॉर्मूला था 10th में पढ़ा था कि पोटेंशियल इक्वल्स टू चार्ज, नहीं W अपॉन Q, सॉरी V इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। V इक्वल्स टू Q अपॉन W नहीं, V इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था, क्लियर है। यानी पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है। तो V इक्वल्स टू W अपॉन Q पढ़ा था। तो क्या मैं जो V है वोल्ट, वोल्ट को बोल सकता हूं जूल बाई कूलम, भाई बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं, वोल्ट को जूल बाई पर कूलम बोल सकता हूं। तो जहां मैंने वोल्ट यूज किया है, जो मैंने 1 फैराड यानी कि फैराड का डायमेंशन निकालने जा रहा हूं, तो 1 फैराड इक्वल्स टू था 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। तो क्या मैं वोल्ट की जगह जूल पर कूलम यूज कर सकता हूं, क्योंकि V इक्वल्स टू क्या होता है W अपॉन Q। तो एक नई यूनिट मिल गई कि वोल्ट की जगह आप जूल पर कूलम भी यूज कर सकते हो, तो यूज कर लो। तो 1 कूलम 1 वोल्ट की जगह लगा दिया 1 जूल अपॉन 1 कूलम, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 कूलम का स्क्वायर बाई 1 जूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 1 कूलम का स्क्वायर बाई 1 जूल। तो देखो वो आ गया 1 कूलम, 1 वोल्ट की जगह क्या लिख दिया 1 जूल बाई कूलम, तो बन गया 1 कूलम का स्क्वायर, 1 कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 जूल। यहां तक क्लियर है। कुछ नहीं किया है, बस यूनिट को एक दूसरी फॉर्म में लिख दिया, एक ही यूनिट को, जैसे वोल्ट को जूल पर कूलम में लिख सकते हैं तो लिख दिया, समझ रहे हो ना। वोल्ट को क्या लिख दिया, जूल पर कूलम लिख दिया, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, कूलम को क्या लिख सकते हैं। अब याद करो एक फॉर्मूला था कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T, याद हो तो क्या था, I इक्वल्स टू Q अपॉन T, याद है कि नहीं है। I इक्वल्स टू क्या था Q अपॉन T। तो अगर मैं Q निकालना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, मैं टाइम को मल्टीप्लाई कर दो I से, यानी I इंटू T। तो यानी Q की यूनिट होती है कूलम, I की यूनिट होती थी एम्पियर, टाइम की होती थी सेकंड। तो क्या मैं कूलम को एम्पियर सेकंड बोल सकता हूं या नहीं, बात समझ आई। क्या मैं 1 कूलम को 1 एम्पियर सेकंड बोल सकता हूं। देखो ना फॉर्मूले से Q इक्वल्स टू I इंटू T है, तो चाहे बोलो कूलम चाहे बोलो एम्पियर सेकंड। तो इन्होंने क्या किया, जो कूलम था हमारा 1 कूलम स्क्वायर बाई 1 जूल, तो 1 कूलम को लिख दिया भैया 1 एम्पियर सेकंड। क्या लिख दिया 1 एम्पियर सेकंड। अब कूलम का स्क्वायर था तो एम्पियर सेकंड का भी स्क्वायर, नीचे क्या आ गया जूल, हाँ अभी जूल ही है। अब ध्यान से समझना, कूलम स्क्वायर तो बदल गया एम्पियर सेकंड में, यहां दिखा दिया मैंने कि भाई कूलम कैसे हो गया एम्पियर सेकंड। अब आपके मन में आएगा कि सर जूल कैसे हो गया न्यूटन मीटर, भाई जूल न्यूटन मीटर कैसे हो गया। अब याद करो, वर्क और फोर्स में कोई रिलेशन है कि नहीं। क्या था, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता मेरे भाई। वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा तो सही। तो वर्क इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मेरा जूल है तो मैं उसे न्यूटन मीटर बोल दूं, कोई दिक्कत। अगर मेरा जूल है तो मैं उसे न्यूटन मीटर बोल सकता हूं भाई, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो जो मेरा 1 जूल था मैंने बोल दिया न्यूटन मीटर, यानी 1 NM, 1 न्यूटन मीटर।
तो 1 न्यूटन मीटर ऊपर हो गया, एम्पियर सेकंड। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला बताना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो क्लियर है मेरे भाई, 1 फैराड से 1 कूलम बाई 1 वोल्ट कैसे आया, 1 कूलम बाई 1 वोल्ट से 1 कूलम बाई 1 जूल पर कूलम कैसे आया, 1 कूलम बाई 1 जूल पर कूलम से 1 कूलम स्क्वायर बाई 1 जूल कैसे आया, और 1 कूलम स्क्वायर से 1 एम्पियर सेकंड कैसे बन गया, और 1 जूल से 1 न्यूटन मीटर कैसे बन गया। ये पूरी कहानी मैंने आपको समझा दी। अगर नहीं समझ आई तो फिर से वीडियो को पीछे रिमाइंड करो, एक बार फिर से देख दो, बिल्कुल पक्का बिल्कुल अच्छे से समझ आया कि ये कहानी कैसे 1 फैराड से 1 एम्पियर सेकंड का स्क्वायर बाई 1 न्यूटन मीटर बन गई। अब मिल गया, यानी 1 फैराड इसके इक्वल होता है। अब इसके डायमेंशन लिख दो, एम्पियर का पता है, सेकंड का टाइम होता है, न्यूटन यानी फोर्स का आपको याद होना चाहिए, mlt-2 करके, और m डिस्टेंस है। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला बनेगा मेरे भाई, इसे नोट करना हो नोट कर लेना, हट जा रहा हूं वीडियो पॉज करके। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा डायमेंशन का, वो बन जाएगा डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, यानी a स्क्वायर टी स्क्वायर न्यूटन का हो गया mlt-2। अभी मैंने बोला कि भैया फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, 11 तो पढ़ा होगा, mlt-2। तो फोर्स का होता है mlt-2, पुट कर दिया। देखो ध्यान से, a स्क्वायर ये तो एम्पियर ही हो गया, टी स्क्वायर सेकंड था तो टाइम का स्क्वायर तो टी स्क्वायर बन गया, तो भैया a स्क्वायर और टी स्क्वायर। फिर उसके बाद नीचे था न्यूटन, न्यूटन मीटर था, तो न्यूटन का क्या होता है mlt-2, और फिर क्या था मीटर, यानी कि लेंथ की बात हो रही है भाई। अब सबको इन्होंने ऊपर पहुंचा दिया, तो देखो m पे +1, तो जब m+1 ऊपर जाएगा तो हम जानते हैं माइनस हो जाता है, तो m-1 हो गया। जब m ऊपर पहुंचेगा तो m-1 हो गया। t के साथ देखते हैं, t कितना है -2, ऊपर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो t एक 2 पहले से है और माइनस का 2 और प्लस का बन जाए तो 2 + 2 यानी 4, तो t की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है भैया, l यहां पर एक है, एक l यहां पर है, तो यानी l + l की पावर 2, जब ऊपर पहुंचेगा तो l की पावर -2 और a की पावर 2 एज इट इज लिखा हुआ है। तो भैया बन गया डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। कितना बना, m की पावर -1, t की पावर 4, l की पावर -2, a की पावर 2। तो वही तो लिखा है m की पावर -1, l -2, t की पावर 4, a की पावर 2। मैच कर लो, बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये सारी बातें थी हमारी कैपेसिटेंस के बारे में। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई सजेशन देना हो या कोई फीडबैक देना हो तो आपका मोस्ट वेलकम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल। इससे पहले वाली वीडियो हमने डिस्कस किया था कैपेसिटेंस क्या होता है हमारा। कैपेसिटेंस हमारा क्या था, कैपेसिटेंस हमने देखा था कि एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी था, और वो कब आया था, वो तब आया था जब हमने देखा था कि जितना ज्यादा चार्ज स्टोर होता है किसी भी कंडक्टर में तो उसका उतना ही पोटेंशियल बढ़ता है। तो हमने देखा था जो चार्ज था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था v के। फिर हमने देखा था कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाता तो एक कांस्टेंट आया था हमारा जिसे हमने बोला था कैपेसिटेंस। ठीक है, वहां तक हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो कैपेसिटर होता है उसका क्या प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट क्या है। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं। एन आइसोलेटेड कंडक्टर कैन नॉट हैव अ लार्ज कैपेसिटेंस वाई। सबसे पहली शुरुआत क्वेश्चन से हुई है कि किसी भी कंडक्टर का बहुत ज्यादा लार्ज कैपेसिटेंस क्यों नहीं हो सकता, यानी वो बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर क्यों नहीं कर सकता। इसका जवाब है व्हेन अ कंडक्टर होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इट्स पोटेंशियल इज ऑल्सो हाई। ये तो हम लोगों ने पढ़ी रखा था कि जब भी किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को देते जाओ या इंक्रीज करते जाओ तो उसका पोटेंशियल भी बढ़ता है। तो पहली बात होगी कि जब कंडक्टर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज रखेगा तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, हाई होगा। आगे, इफ द एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड E अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट है, अब चार्ज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और इतना ज्यादा हाई हो जाता है द एटम और मॉलिक्यूल ऑफ द सराउंडिंग एयर गेट आयोनाइज्ड, यानी कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होने की वजह से जो सराउंडिंग एयर होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो आयोनाइज्ड हो जाती है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन अकर इन द इंसुलेशन ऑफ द सराउंडिंग मीडियम, यानी कि जब एयर आयोनाइज्ड हो जाती है तो जो सराउंडिंग का मीडियम है यानी कि एयर, वहां पर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, एंड द चार्ज पुट ऑन द कंडक्टर गेट न्यूट्रलाइज्ड और लीक अवे। तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होने की वजह से उसके आसपास का सराउंडिंग यानी उसके आसपास का एयर क्या हो जाता है, आयोनाइज्ड हो जाता है, और एयर के आयोनाइज्ड होने की वजह से या तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है या फिर चार्ज लीक कर जाता है, यानी कि चार्ज पास हो जाता है। वैसे तो हमारा एयर कंडक्टर नहीं है, एयर में चार्ज मूव नहीं करता, लेकिन इतनी ज्यादा हाई एनर्जी हो जाती है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है आसपास कि वहां पर भी चार्ज क्या कर जाएगा, फ्लो कर जाएगा, तो लीक अवे हो जाएगा फॉर एयर। द ब्रेक डाउन पॉइंट अकर एट फील्ड द ऑर्डर ऑफ 3 × 10⁶, ये लिखा हुआ है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी ये इन्होंने एयर के लिए ब्रेक डाउन दे दिया, यानी कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर, यानी कि कितने इलेक्ट्रिक फील्ड पर एयर में ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो वो दिया हुआ द ब्रेकडाउन पॉइंट
अकर एट फील्ड्स ऑफ द ऑर्डर 3 इंटू 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, यानी इतने वोल्ट पर मीटर पर एयर में ब्रेकडाउन हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर आ गई। यहां तक हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया मेरे भाई कि हम बहुत ज़्यादा कैपेसिटेंस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि कैपेसिटेंस तो बढ़ा दें, यानी कैपेसिटी तो बढ़ा दें, यानी कि चार्ज ज़्यादा तो रख दें, लेकिन पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल भी ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होने की वजह से सराउंडिंग में जो एयर है वो आयोनाइज्ड हो रही है, और आयोनाइज्ड एयर होने की वजह से चार्ज लीक कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, दिस पुट द लिमिट ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी कि इसका मतलब तो फिर लिमिट आ गई कि भाई इससे ज्यादा तो कैपेसिटेंस हो ही नहीं सकता। तो क्या कोई तरीका है जिससे हम उसका कैपेसिटेंस बढ़ा चढ़ सकें, यानी कि जो कंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है उसको क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है ना, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके मेरे को बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब व्हाई डज द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इंक्रीज व्हेन एन अर्थिड कनेक्टेड कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर इट। इस बात को ऐसे ना बोल के जो इन्होंने बोला है ना कि कैपेसिटेंस क्यों कंडक्टर का इंक्रीज हो जाता है जब अर्थिड कनेक्टेड कंडक्टर प्लेस हो जाता है, मैं इस बात को ऐसे बोलूंगा कि अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने ये पढ़ा मेरे भाई कि कैपेसिटेंस एक लिमिट तक ही इंक्रीज हो रहा था, यानी कि इससे ज्यादा कैपेसिटेंस नहीं हो पा रहा। तो मन में ये सवाल आया कि क्या कोई तरीका है जिससे हम उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर दें, यानी कि क्या कोई तरीका है जिससे हम उस कंडक्टर के अंदर जो स्टोर होगा चार्ज उसके अमाउंट को इंक्रीज कर दें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे उस कंडक्टर के अंदर चार्ज को इंक्रीज कर दें। तो वही है कि इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया कि अर्थिड कनेक्टेड कंडक्टर है, जो अर्थिड कंडक्टर है उसको रखने से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो जाता है। तो मन में आ गया कि भैया इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अर्थिड कनेक्टेड कंडक्टर अगर हो गया, वहां जो अर्थिड कंडक्टर है वो कनेक्ट हो गया तो हो सकता है कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इन्होंने पूछ लिया क्यों बढ़ जाएगा, तो पहला तो जवाब हमें मिल गया कि भाई कैपेसिटेंस बढ़ाया जा सकता है, कोई तो तरीका है, वो तरीका है अर्थिड कंडक्टर का। अर्थिड कंडक्टर क्या होता है उसकी बात करेंगे। यहां तक बात क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पे आ जाते हैं कि कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्क करता है। कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट ए। मैंने एक मेटल प्लेट ए ले ली जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, पहले ही बता रहा हूं कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली, यानी कि एक मैंने प्लेट ले ली कैसी चार्ज है, पॉजिटिवली, ठीक है भाई। तो इसके दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर भी पॉजिटिव चार्ज और इधर भी पॉजिटिव चार्ज। तो एक प्लेट ए है जिसपे पॉजिटिवली चार्ज है, तो कंसीडर अ पॉजिटिवली चार्ज मेटल प्लेट ए, ठीक है, एंड प्लेस एन अनचार्ज मेटल प्लेट बी। प्लेट ए तो आपकी पॉजिटिवली चार्ज है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो प्लेट बी है वो अनचार्ज है, मतलब अनचार्ज का मतलब क्या है कि उस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है। प्लेट भी क्लोज टू इट, उसके क्लोज रख दी गई। अब देखो होगा क्या, ये तो पहले से ही बोला है पॉजिटिवली चार्ज है, ये तो मेरे भाई पहले से ही बोला है कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये तो पॉजिटिवली चार्ज है तो दोनों तरफ पॉजिटिव हो गया क्योंकि भाई पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये कैसा है, अनचार्ज, ये कैसा था मेरे भाई, अनचार्ज, यानी कोई भी इस पे चार्ज नहीं था। तो अनचार्ज होने की वजह से जब ये पॉजिटिवली चार्ज और जो अनचार्ज मेटल प्लेट है जब वो क्लोज रखे जाएंगे, नियर बाई रखे जाएंगे, तो आपको पता है क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे या जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा उसको ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव है तो सारा का सारा नेगेटिव अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। भाई इंडक्शन मतलब टच नहीं कर रहा, लेकिन भाई इंडक्शन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, तो इसने नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। देखो अब जब उस जगह से नेगेटिव चार्ज पूरा आ गया तो उस पोर्शन पे क्या रह जाएगा, उस एंड पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज रह गया। इतनी बात समझ आ गई या नहीं आ गई कि भाई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी, अनचार्ज प्लेट बी थी, अनचार्ज प्लेट बी को जब प्लेट ए के पास रखा गया तो इसके पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव चार्ज को तो खींच लिया, एक एंड पे पहुंचा दिया इस वाले एंड पे, और इस वाले एंड पे नेगेटिव चार्ज जाने की वजह से बचा हुआ जो भी पॉजिटिव चार्ज था वो इस तरफ आ गया। आगे बढ़े, अब देखते हैं आगे क्या होगा। ये चार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है ड्यू टू इंडक्शन द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड इट फर्दर फेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो वही हुआ कि जो क्लोजर एंड है वो तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहां पे फिर बना देता हूं, ये तो आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, जो प्लेट ए थी ये कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज बॉडी, ठीक है भाई। और जो प्लेट बी थी ये कौन सी है, प्लेट ए, और जो प्लेट बी थी वो अनचार्ज थी, तो अनचार्ज होने की वजह से क्या हुआ, इन्होंने बोल दिया ड्यू टू इंडक्शन, इंडक्शन होने की वजह से द क्लोजर फेस ऑफ प्लेट बी का, ये प्लेट बी है, प्लेट बी का जो क्लोजर फेस है यानी कि प्लेट ए की तरफ जो क्लोजर फेस है एक्वायर नेगेटिव चार्ज, तो ये कैसा एक्वायर कर लेगा, नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, एंड इट्स फर्दर फेस एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जो इसका उधर वाला फेस है वो कैसा चार्ज कर लेगा, पॉजिटिव चार्ज कर लेगा। बिल्कुल क्लियर है, आई होप यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। आगे बढ़ूं, आगे बोला है कि द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन प्लेट ए। अब देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, प्लेट ए है, प्लेट ए है, इस पर पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है,
यानी कि इसका पोटेंशियल बहुत हाई है। पोटेंशियल बहुत हाई है, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो अब जब भी चार्ज स्टोर होगा तो ये उसे रिपेल करेगा। भाई जो प्लेट ए पे जो ऑलरेडी चार्ज है पॉजिटिव, जब भी क्यू नॉट चार्ज है कोई भी चार्ज इस पे आएगा तो इसे रिपेल करेगा, यानी जितना ज्यादा चार्ज यहाँ होगा उतना ज्यादा इसका पोटेंशियल होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं प्लेट ए का बहुत हाई पोटेंशियल है, क्योंकि भाई किसी को अलाउ नहीं करेंगे, ये प्लेट ए का हाई पोटेंशियल है। ये बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है भाई। अब प्लेट ए का हाई पोटेंशियल है जब प्लेट ए अकेली थी। अब कौन है? प्लेट बी पास में। तो एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज है। अब मान लो अगर कोई क्यू नॉट चार्ज होगा, अगर कोई क्यू नॉट चार्ज होगा उसको इधर आना है प्लेट ए पर, तो ये तो रिपेल करेंगे, पर इधर से अब एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी, इस नेगेटिव की वजह से लगेगी, नहीं लगेगी? इस वाले पॉइंट पर अगर ये कहेंगे कि पोटेंशियल बहुत हाई है क्योंकि ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा पॉजिटिव को, लेकिन पीछे के नेगेटिव होने की वजह से भाई यहां पर अब क्या कर देगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल को पक्का डिक्रीज कर देगा। हाँ कि ना? पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा, नहीं कर देगा? क्योंकि देखो पहले पॉजिटिव चार्ज था तो भाई हाई पोटेंशियल था, ठीक है, लेकिन पीछे वो कौन आ गया? नेगेटिव। तो नेगेटिव भी तो इसे अट्रैक्ट करेगा, ये भले ही रिपेल करे, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा, तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और पोटेंशियल ड्रॉप किसकी वजह से हुआ? प्लेट बी की वजह से हुआ। तो पोटेंशियल जो ड्रॉप हुआ प्लेट बी की वजह से ए पर, तो इतना तो क्लियर हो गया कि प्लेट बी के आने की वजह से इसका पोटेंशियल डिक्रीज होगा। बिल्कुल क्लियर है बात? तो वही लिखी है, द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी टेंड्स टू रिड्यूस द पोटेंशियल ऑन प्लेट ए while the positive charge on plate B tends to increase the potential on A। लेकिन अब बात आती है कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज भी तो है, ये भी तो इसके A को इंक्रीज करेगा। बात सही है आपकी कि भैया इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल हाई, इस नेगेटिव चार्ज की आने की वजह से चलो थोड़ा सा पोटेंशियल कम हो गया, लेकिन पीछे फिर पोटेंशियल चार्ज बैठा, वो पॉजिटिव चार्ज बैठा है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज भी तो रिपेल करेगा, तब भी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो इसका पहला जवाब ये है कि इसका और इसका डिस्टेंस ये ज्यादा क्लोज है, ये थोड़ा सा क्लोज है, नियर है, तो मान के चलेंगे कि भले ही कम होगा पोटेंशियल, थोड़ा बहुत कम होगा, क्योंकि भैया ये भी पोटेंशियल बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये तो पोटेंशियल बढ़ा ही रहे थे, तो थोड़ा सा कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। अब एक ऐसा जुगाड़ किया जाएगा जिससे कैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज हट जाए, क्योंकि इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो दिक्कत हो रही है, ये तो कम करेगा पर भाई फिर ये फिर बढ़ाएगा। तो अब क्या करें, कैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज हट सकता है, तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा। कहां पर? प्लेट ए पर। ठीक है भाई, देखते हैं आगे। एज द नेगेटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी इज क्लोजर टू प्लेट ए, नेगेटिव चार्ज प्लेट ए के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्लेट बी। ठीक है, इट्स पॉजिटिव चार्ज, सो द नेट इफेक्ट इज दैट द पोटेंशियल ऑफ ए डिक्रीजेस बाय स्मॉल अमाउंट। तो कहने का मतलब है कि प्लेट ए पर जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज तो होगा प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज की वजह से, चूंकि पॉजिटिव चार्ज भी है तो उसकी वजह से पोटेंशियल बढ़ेगा भी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा पास है, प्लेट बी का पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा दूर है, तो मान के चल रहे हैं कि जो नेट इफेक्ट आएगा वो पोटेंशियल में डिक्रीज जरूर आएगा, भले ही बहुत थोड़ा सा आए, भले ही बहुत कम आएगा, लेकिन पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है भाई, इतनी बात मान ली आपकी। एंड इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज बाय ए स्मॉल अमाउंट, यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा तो उसमें थोड़ा सा चार्ज और बढ़ा सकते हो, और चार्ज बढ़ा सकते हो तो उसका स्टोरेज बढ़ गया, उसका स्टोरेज बढ़ गया यानी उसका कैपेसिटेंस बढ़ गया। तो इतना तो हो गया कि थोड़ा बहुत तो प्लेट ए का कैपेसिटेंस बढ़ ही गया। अब आगे देखेंगे क्या और भी बढ़ा सकते हैं, तो देखेंगे आगे कि कुछ हो सकता है। नाउ इफ द पॉजिटिव फेस ऑफ प्लेट बी इज अर्थेड, हाँ यहां पर टर्निंग पॉइंट आया कि जो प्लेट बी का पॉजिटिव फेस है उसे अर्थेड कर दो। अर्थेड कर दो का क्या मतलब है समझते हैं। प्लेट ए है भैया पॉजिटिवली चार्ज, कैसी है? प्लेट ए है आपकी पॉजिटिवली चार्ज, वेरी गुड। ये कैसी है? प्लेट ए। और प्लेट बी थी आपकी भाई अनचार्ज थी, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से यहां तो आ गए थे नेगेटिव चार्ज और इधर रह गए थे पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो अनचार्ज थी लेकिन प्लेट ए की वजह से ऐसा हो गया था। ये हो गया भैया प्लेट बी। क्या हो गया? प्लेट बी। इसने कुछ हद तक पोटेंशियल को ड्रॉप किया था प्लेट ए के, कुछ हद तक उसका कैपेसिटेंस बढ़ाया था, लेकिन क्या और भी बढ़ सकता है? तो बात करते हैं। अब इन्होंने बोला है कि इफ द पॉजिटिव फेस ऑफ प्लेट बी इज अर्थेड, जो पॉजिटिव फेस है प्लेट बी का उसे अर्थेड कर दो। अर्थेड का मीनिंग क्या होता है? अर्थेड का मीनिंग होता है कि इसे जितने भी चार्ज है, देखो अब आपको पता है कि अर्थ भी है जा कंडक्टर बिहेव करती है, और अर्थ के पास तो भैया इनफाइनाइट चार्ज है, इनफाइनाइट वो है इलेक्ट्रॉन्स है, कोई कमी नहीं है, भंडार है बिल्कुल। तो एक बात बताओ, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज, तो यानी यहां से इलेक्ट्रॉन आके इसको क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे, जीरो कर देंगे। भाई जब इसे अर्थेड कर दोगे, अर्थ के साथ कनेक्ट कर दोगे, तो अर्थ भी कंडक्टर और ये भी कंडक्टर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज वहां नेगेटिव चार्ज, तो भैया इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो सबको न्यूट्रलाइज कर देगा, पूरे पॉजिटिव चार्ज को। तो पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो यही डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि प्लेट ए तो ऐसी ही रहेगी पॉजिटिव, प्लेट ए में भैया कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि प्लेट ए को थोड़ी ना अर्थेड किया,
प्लेट ए को आपने अर्थित नहीं किया, प्लेट ए आपकी नहीं बदलेगी, लेकिन चूंकि प्लेट बी को अर्थित कर दिया है तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज तो गायब हो जाएगा, सिर्फ रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया, रह गया नेगेटिव चार्ज। अब बताओ दिक्कत कहां आ रही थी कि भैया जो ये पॉजिटिव, इसका पोटेंशियल हाई था, इस वाले नेगेटिव ने इसका पोटेंशियल तो डिक्रीज किया, पर पीछे का पॉजिटिव चार्ज उसका पोटेंशियल बढ़ा दे रहा था। अब हमने उसको हटा दिया, हमने उसको उड़ा दिया, तो पॉजिटिव चार्ज उड़ गया, तो ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का ड्यू टू द प्लेट बी, और प्लेट बी को भी कैसे बोलो, ड्यू टू द अर्थिड कंडक्टर। अर्थिड कंडक्टर लगाना जरूरी है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज उड़ा है अर्थिड कंडक्टर होने के बाद। तो अर्थिड कंडक्टर होने के बाद यहां से पॉजिटिव चार्ज हटा तो ओवरऑल पोटेंशियल प्लेट ए का डिक्रीज हो गया, और जब पोटेंशियल डिक्रीज हो गया तो चार्ज को आने दो, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो आगे बात कर लेते हैं। द नेगेटिव चार्ज ऑन बी इज हेल्ड इन पोजीशन ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए। द नेगेटिव चार्ज ऑन बी रिड्यूस द पोटेंशियल ऑफ ए, जो नेगेटिव चार्ज है वो रिड्यूस कर देगा पोटेंशियल ऑफ ए कंसिडरेबली एंड हेंस इंक्रीज द कैपेसिटेंस एज अ लार्ज अमाउंट। और इसके डिक्रीज होते ही पोटेंशियल के कैपेसिटेंस एक लार्ज अमाउंट में बढ़ जाएगा, और ज्यादा तुम क्या कर सकते हो, चार्ज को स्टोर कर सकते हो। तो ये एक तरीका था जिसकी हेल्प से हमने कैपेसिटेंस को बढ़ाया। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। यहां तक कोई डाउट? इसके आगे की बात तो नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। यहां तक अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी समझाना हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।